मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को अभिनव मनुष्य कविता के बारे में बताना चाहती हूँ। अभिनव मनुष्य कविता जो कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखे हैं। पहले मैं कविता बताने से पहले मैं आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बताना चाहती हूँ। ये है कवि रामधारी सिंह दिनकर। उनका जन्म 1908 को बिहार राज्य के मोगरे जिले में हुआ था। पहले वे रेडियो विभाग में काम करते थे। बाद में एक सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक बने। प्राध्यापक का मतलब है प्रोफेसर। वो एक गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे। आगे चलकर वे भारत के सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। 1974 को इनका देहांत हो गया। उनके कुछ प्रमुख रचनाएं मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहती हूँ। वो है हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूप छां, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरथी आदि। कवि की हर रचना में हृदय को प्रभावित और प्रोत्साहित करने की पूर्ण शक्ति है। उनके रचना में इतनी शक्ति है जो आपके हृदय को छू लेगा और आपको उत्साहित करेगा। ऐसे शक्ति है उनके रचना में। वो अपने काव्य में और कहानी में ऐसे ही कुछ लिखे हैं। इनकी भाषा सजीव और विषय से अनुकूल है। इनके भाषा सजीव, वो जो भाषा लिखे हैं उनके रचना में, वो सजीव, जैसे उसके अंदर कुछ जीवन है, ऐसा ही आप लोगों को महसूस होगा। और विषय के अनुकूल है, ये सबके हित के लिए है। अभिनव मनुष्य पद्य भाग कुरुक्षेत्र के 6ठ सर्ग से लिया गया है। ये था कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। अभी हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। शब्दार्थ, ये कविता में जो शब्दार्थ है वो है अभिनव, उसका मतलब है नया, न्यू, नवीन, और आधुनिक। ओके, आप लोग इसको न्यू, नूतन, आधुनिक, मॉडर्न भी बोल सकते हैं। उसके बाद है बारी। बारी का मतलब क्या है? जल। जल मतलब पानी, वाटर। उसके बाद क्या है? बाष्प। बाष्प का मतलब क्या है? वेपर। आप बाष्प वेपर बोल सकते हैं और टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। हुक्म, आज्ञा। हुक्म का मतलब है आज्ञा, आज्ञा, ऑर्डर देना। व्यवधान, पर्दा। ऑब्स्टाकल, कुछ भी ऑब्स्टाकल नहीं है, पर्दा। रुकावट। सरित, सरित का मतलब क्या है? नदी, रिवर। सिंधु, सिंधु का मतलब क्या है? सागर, ओशन, समुद्र। आलोक, आलोक का मतलब क्या है? प्रकाश, न्यू लाइट यू कैन से। क्या? जानकारी, जानना, कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना। श्रेय, यश, क्रेडिट जो बोलते हैं वही है श्रेय, यश। और कल्याण, अच्छा के लिए, और मंगल। अभी हम कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता, ये देखिए, कविता, पहले मैं इस कविता को पढ़ूंगी, उसके बाद उसका अनुवाद करूंगी। पहले इस कविता का आशय मैं बता देती हूँ। इस कविता के द्वारा बच्चे स्नेह, मानवीयता, भाईचारा आदि का महत्व समझ सकते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता के माध्यम से बच्चों को स्नेह, स्नेह भाव, मानवीयता के भाव, भाईचारे के भाव आदि का महत्व समझाते हैं। आज के दुनिया में ये सब बहुत कम देखने को मिलता है।
लेकिन रामधारी सिंह जी ने इस कविता के माध्यम से बच्चों को उस भावना को जगाना चाहते हैं। आइए हम ये कविता का गान करते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन। हे बंधे नर को करो में बारी विद्युत भाप, हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। हे नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञाय, वरना यह परिचय मनुष्य का, यह ना उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य ऊर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानव से प्रीत। नर एक नर से दूसरे नर के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी वही विद्वान, और मानव भी वही। अभी मैं एक एक पंक्ति का आशय आपको बताऊंगी, उसका व्याख्यान करूंगी। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन। आज की दुनिया कभी अपने पहला पंक्ति में ये बता रहे हैं, आज की दुनिया विचित्र नवीन। आज की दुनिया, यह हमारा जो जगत है, यह हमारा जो दुनिया है, आज की जो दुनिया है वो बहुत बड़ी ही विचित्र है और ये नवीन है, बड़ी ही विचित्र है और ये हमेशा हम नया जैसा लगता है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन। आज प्रकृति के सर्व क्षेत्रों पर विजय पाकर मानव आसीन है। प्रकृति मतलब हमारा जो प्रकृति माता नेचर है, पर सर्वत्र सभी और विजय होकर किसने कौन बैठा हुआ है? पुरुष आसीन, विजय होकर ये पुरुष उसमें बैठा हुआ है। हे बंधे नर को करो में बारी विद्युत भाप, हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। कभी कह रहे हैं बंधे नर को करो में बारी, हे मानव, ये जो मानव है इन करो नर को करो में बारी, इसी के नर, ये जो मानव है इसके करो में, करो मीन्स हाथ में, बारी विद्युत भाप, इसके हाथ में आज बारी भी है, विद्युत है और भाप भी है। बारी का मतलब क्या है? जल। पहले मैं शब्दार्थ में आप लोग को बता दी हूँ, बारी का मतलब क्या है? जल। तो यही जो मानव है उसके हाथ में बारी है, जल है, विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी, भाप जो वेपर है, जो टेम्परेचर है, ये आज ये मानव के हाथ में है, मानव के कंट्रोल में है। हुक्म पर चढ़ता उतरता पवन का ताप, यही जो मानव है उसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता है और उतरता है। ये कहने का मतलब यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि यह मानव बहुत ही ज्ञानी है, उसके हाथ में जल है, ऊर्जा है और भाप भी है। कैसे? जल, विद्युत भाप, बारी विद्युत भाप उसके हाथ में है और हुक्म पर चढ़ता उतरता पवन का ताप, यही मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता है उतरता है। कैसे? ये देखिए, जैसे गर्मी के दिनों में हम लोग को बहुत गर्मी लगता है तो बहुत सारे लोग आजकल एसी का इस्तेमाल करते हैं। बाहर बहुत गर्मी है लेकिन घर के अंदर हमें ठंड लग रहा है, क्यों? एसी चल रहा है ना, इसीलिए। तो यही जो मानव है इसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। हमको ऐसी हम एक रिमोट ऑन कर दिए तो हमें ठंडा हवा मिल गया, बाहर गर्मी हवा है लेकिन हमें घर के अंदर ठंडा हवा मिल गया एसी के माध्यम से। ये एसी किसने बनाया? यही मानव ने बनाया। और चढ़ता है, ये चढ़ता है उतरता है। कैसे उतरता है ये देखिए, अब जब ठंडा का मौसम आता है तो हमें बहुत ठंडा लगता है, बहुत सारे लोग रूम में हीटर का इस्तेमाल करते हैं। बाहर बहुत ठंडा है लेकिन घर के अंदर हमको गर्मी मिलती है। कैसे? वो यंत्र किसने बनाया? यही मानव ने बनाया।
तो मानव प्रकृति का नियम है, वो तभी सभी को ठंडा लग रहा है लेकिन हमको गर्मी मिल रहा है। यही मानव का हाथ है जिसने वो यंत्र बनाया, और हम लोग को, हम जैसे कुछ लोगों को राहत मिलता है ठंडक से। तो ये मानव है। गर्मी का मौसम भी बदल सकता है, सर्दी का मौसम भी बदल सकता है। इसीलिए कभी यहाँ पर कहते हैं हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित बिंदु सिंधु एक समान। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरी एक सिंधु एक समान। नर सरित गिरी सिंधु एक समान। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, कहीं भी इस मनुष्य की रुकावट नहीं है। आप ये बता नहीं सकते ये मनुष्य किस जगह पे अपना कमाल नहीं दिखाया है, ये हम बता नहीं सकते। व्यवधान मतलब रुकावट, किसी कहीं जगह में भी इसका रुकावट नहीं है। ये वो मनुष्य है जो लांघना, पार करना, क्या क्या पार कर सकता है। सरित नदी पार कर सकता है, रिवर, गिरी माउंटेन भी पार कर सकता है, सिंधु ओशन समुद्र भी पार कर सकता है। नदी में ये देखिए, नदी में जब बाढ़ आता है तो बहुत सारे लोग पानी के अंदर चले जाते हैं। हमारे जो बहुत सारे जवान हैं वो जाके उन लोगों को उद्धार करते हैं। तो उन लोगों को वो प्रक्रिया पता है। पानी के और नदी के अंदर जाके भी लोगों को बचा लेते हैं। और गिरी को कैसे लांघ सकता है, पहाड़ को कैसे, हिमालय इतना बड़ा पहाड़ है, आज मनुष्य जाके हिमालय की चोटी पर पहुंच गई। सिंधु समुद्र में जहाज जा रहा है। ये कभी हम सोचे, दिमाग लगाएंगे तो ये सोचना मुश्किल है, कैसे इतना बड़ा जहाज में इतने सारे लोग एक साथ सफर कर रहे हैं। पानी के ऊपर जहाज जा रहा है, समुद्र के अंदर जा रहा है, और समुद्र के अंदर बहुत सारे मोतियां हैं, गोताखोर समुद्र के अंदर जाते हैं और वो मोती लेके बाहर, मुट्ठी में मोती लेके बाहर आ जाते हैं। तो कौन कर रहा है ये सब, वही मनुष्य है जो कहां कहां पहुंच सकता है। यही मनुष्य के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो एक साथ नदी गिरी सिंधु को पार कर सकता है, और कहीं पर भी ऊंच नीच नहीं है, एक समान। जैसे वो नदी के काम कर लेगा, वैसे ही वो पहाड़ के लिए, वैसे वो समुद्र के लिए हर तरह का काम वो कर सकता है। ये था प्रथम पंक्ति का से। अब हम देखते हैं द्वितीय पंक्ति। यह मनु जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। यह मनुज, यहाँ पर देखिए पहले पंक्ति में कवि ने मनुष्य को पुरुष बताए और नर बताए, और यहाँ पर वही मनुष्य को मनुज बताए। ये सभी का मतलब एक ही है, मनुष्य, बस बोलने का अंदाज थोड़ा अलग है। सभी पर्यायवाची शब्द है। यह मनुष्य यही वो मनुष्य है जिसका गगन में जा रहा है यान, जिसका यान गगन में जा रहा है। यही वो मनुष्य है जिसका यान गगन में जा रहा है। गगन का मतलब है आकाश, व्योम, स्काई। यान मतलब व्हीकल। सो यही मनुष्य का कौन सा यान गगन में जा रहा है। एरोप्लेन, जेट, हेलीकॉप्टर, ये सब गगन में जा रहा है। किसने बनाया, यही मनुष्य ने बनाया है। ये इतना बुद्धिमान है। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, कांपना, जैसे आपको बुखार आने से आप लोग कांप जाते हैं ना, वैसे ही कांपना। आपको ठंडा लगता है और आप ठंडे की वजह से कांपते हैं, वैसे ही कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। कर मतलब हाथ, परमाणु का मतलब क्या है, एटम बम। ये जो मनुष्य है, मनुष्य के हाथ को देखकर परमाणु भी कांपने लगते हैं। क्यों, परमाणु एक खतरनाक चीज है, इसको कहीं पर डालो तो ये ध्वंस कर देता है। ये ऐसे ही एक खतरनाक चीज है, लेकिन परमाणु को भी डर लगता है ये मनुष्य का हाथ देखकर, क्योंकि
उसको नहीं पता कब उसका इस्तेमाल हो जाए और वो प्रकृति का ध्वंस कर ले। बस वो मनुष्य का हाथ का इंतजार कर रहा है, कब वो रिमोट दबाए, कब वो परमाणु का इस्तेमाल कर ले। ये परमाणु भी ये मनुष्य का हाथ को देखकर कांपने लगता है, ये इतना बुद्धिमान मनुष्य है। उसके बाद क्या बोलते हैं, यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, यही वो मनुष्य है जो सृष्टि का श्रृंगार, जिसने सृष्टि का श्रृंगार किया। सृष्टि मतलब हमारा जो जगत है, श्रृंगार उसको डेकोरेट करना, उसको सुंदर बनाना, किसने बनाया? यही मनुष्य ने हमारा सृष्टि का श्रृंगार किया, सृष्टि को सबसे बड़ा सुंदर बनाया। ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, इसके पास और क्या क्या है? ज्ञान है, विज्ञान है, आलोक, आलोक का आगार मतलब जैसे खनिज होता है ना, पृथ्वी के अंदर जो खनिज है, खनिज में क्या क्या मिलता है? लोहा, सोना, हीरा, पेट्रोल, ये सब जो मिलता है, वैसे ही ये मनुष्य के पास भी बहुत सारा खनिज है। उसके अंदर क्या क्या है? ज्ञान है, विज्ञान है, आलोक है, उसका पास प्रकाश भी है। ज्ञान बहुत, उस ज्ञान के बल से ही वो आज यहाँ पर पहुंच चुका है। उसका दिमाग, जो बुद्धि है, वो बहुत ही चंचल है और सही क्रम से लगाए हैं, इसीलिए आज मनुष्य हमारा दुनिया को यहाँ तक लेके आ गया है। और विज्ञान है, उसके पास, विज्ञान का मतलब है साइंस, वो हर रोज नया नया रिसर्च कर रहे हैं, नया नया इन्वेंशन सृष्टि कर रहे हैं। तो विज्ञान का आगार है, उसके पास विज्ञान का बहुत सारा नॉलेज है, आलोक, प्रकाश, वो रोज उसके पास नया नया कुछ आइडिया आ रहा है। तो ये सब उसके पास भरा हुआ है, ज्ञान, विज्ञान, आलोक, सब कुछ उसके अंदर भरा हुआ है। ये मनुष्य का खनिज है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञाय, पर ना यह परिचय मनुष्य का, यह ना उसका श्रेय। व्योम से पाताल तक, व्योम का मतलब है आकाश, व्योम से पाताल, पाताल मतलब पृथ्वी के अंदर जो है, भूलोक में, सब कुछ इसे है ज्ञाय, सब कुछ इसे है ज्ञाय मतलब जानना। आकाश से लेकर पृथ्वी के अंदर जो पाताल है, पाताल तक ये मनुष्य को सब कुछ पता है। देखो कैसे आकाश के बारे में कैसे पता है? आकाश में उसका यान जा रहा है गगन में। पाताल, पाताल मतलब पृथ्वी के अंदर भूभाग में क्या क्या है, ये भी मनुष्य को पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? उसके बुद्धि है और विज्ञान के माध्यम से उसको सब कुछ पता चलता है। पर ना यह परिचय मनुष्य का, यह ना उसका श्रेय। यहाँ तक कवि ने मनुष्य का बुद्धि का गुणगान कर रहे थे। अभी इस लाइन के माध्यम से, ये पंक्ति के माध्यम से वो बताना चाहते हैं, वो पहले जो सब कुछ बोले मनुष्य के बारे में, ये उसका श्रेय नहीं है। पर ना यह परिचय मनुष्य का, यह ना उसका श्रेय। जो कुछ उन्होंने बताया यह मनुष्य के बारे में, ये उसका असल में परिचय नहीं है, ये उसका रियल आइडेंटिफिकेशन नहीं है, यह ना उसका श्रेय। वो अपना श्रेय नहीं ले सकता, हाँ मैं वही मनुष्य हूँ। वो अपना क्रेडिट नहीं ले सकता, हाँ मैं वही मनुष्य हूँ। वो अपना श्रेय कैसे ले सकता है? अभी अंतिम पंक्ति में वो बता रहे हैं, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य ऊर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। वो कैसे अपना श्रेय ले सकता है? बुद्धि पर चैतन्य ऊर की जीत। बुद्धि, मनुष्य के पास बहुत बुद्धि है, बहुत नॉलेज है, वो अपने बुद्धि के बल पर ही यहाँ तक पहुंच चुका है। बुद्धि, अपने बुद्धि के बल पर वो अपने लिए सब कुछ करता है। लेकिन यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि चैतन्य ऊर की जीत, अपने चैतन्य मन से जो, बुद्धि से जो किया और अपने मन से जो किया, वो हृदय को नहीं जीत सकता। कैसे हृदय को जीतेगा? श्रेय मानव की असीमित मानव से प्रीत। जब वो अपना
वो अपना श्रेय कैसे ले सकता है? मानव की असीमित मानव से प्रीत। मानव मनुष्य का असीमित, जिसका सीमित नहीं हो, मानव से प्रीत। प्रीत मतलब प्रेम। तो वो कैसे अपना श्रेय ले सकता है? वो मानव की असीमित मानव से प्रीत। असीमित, जिसका सीमित नहीं है, वैसे उतना ही मानव के साथ उसका प्रेम का रिश्ता हो, तब वो श्रेय ले सकता है। हाँ, मैं एक अच्छा मानव हूँ। नर, उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं? एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान, और मानव भी वही। एक नर से दूसरे नर के बीच का व्यवधान। एक नर से, नर मतलब मनुष्य, दूसरे नर के बीच का व्यवधान। व्यवधान मतलब जो रुकावट। एक नर से दूसरे नर के बीच का व्यवधान। ये देखिए, यहाँ पर मनुष्य के अंदर बहुत ही भेदभाव रहता है। कैसे? मेरा धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है। मैं भारतीय हूँ, वो भारतीय नहीं है। मैं उसे मदद नहीं करूंगी, मैं उसके साथ बात नहीं करूंगी। मेरा धर्म अलग है, मैं उसके साथ नहीं खाऊंगी, मैं उसके घर में नहीं रुकूंगी, मैं उसके साथ दोस्ती नहीं बढ़ाऊंगी। ये जो सब ये जो सब ये जो सब मनुष्य के दिमाग के अंदर चल रहा है ना, ये सब आपस में व्यवधान दिलाती है, रुकावट दिलाती है। एक मानव दूसरे मानव के बीच में ये सब दूरियां नहीं रहना चाहिए, ये सब रुकावट नहीं आना चाहिए। जो मानव ये सब दूरियां और रुकावट को तोड़ दे, जो तोड़ दे, उसको हटा दे, मिटा दे, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान, बस वही ज्ञानी, बस वही मानव है जिसको हम ज्ञानी कह सकते हैं। वही विद्वान, वही एक विद्वान हो सकता है, और मानव भी वही, और वही जो मनुष्य है वो ही श्रेष्ठ मानव कहलाता है। और वही एक सच्चा मानव कहलाने का लायक है। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छा लगा। अगर आपको कुछ दूसरा जानकारी हासिल करना है इस कविता के माध्यम से, आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।